अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर सोशल मीडिया ने बल्कि आम आवाम ने मिल के सोशल मीडिया के ज़रिए तहरीक इंसाफ की कमज़ोर दिल लीडरशिप को ताकत का इंजेक्शन लगाया है, जिसके बाद जो बड़कें कुछ मारी गई थी दिन के टाइम के हम बड़े सख्त फैसले करेंगे और ये ट्वीट गलती से हो गई थी। ऐसा नज़र आ रहा था कि मजबूर किया जाएगा कि इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट हुई वो डिलीट कर दी जाए। नाज़रीन इकराम, जो एलामिया आया है वो कदरे बेहतर है। जो कानूनी कार्रवाई करने की हुकूमत ने धमकी दी है उसका कानूनी तौर पर सामना करने का फैसला किया गया है। अब कदरे संभल गई है पीटीआई की लीडरशिप, जिन्हें कल परसों शदीद तरीन नताइज की धमकियाँ दी गई थीं, जिससे उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। उसके बाद कदरे संभल गए हैं। ये कमज़ोर दिल हैं बेचारे। हर बंदा इमरान खान तो नहीं हो सकता, हर बंदा इतना तगड़ा तो है नहीं। अब कदरे बेहतर एलामिया आया है और एलामिया में लिखा गया है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और वीडियो अगर किसी वकील को आप दिखाएं, और तहरीक इंसाफ तो वकला से भरी हुई है, अगर वो वीडियो देखेंगे और इसको अगर मैच किया जाए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से, जिसके कंटेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, तो उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खिलाफ आइन या खिलाफ कानून हो। रही बात फॉर्म 47 की, तो जब तक ये मुकदमा बनाएंगे इस्लामाबाद की कम अज़ कम 2 सीटें तो 3 में से लाजमी तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी होंगी धांधली की वजह से। धांधली के फॉर्म 47 रद्द हो चुके होंगे, तबाही आ चुकी होगी। तो इमरान खान ने जो इस वीडियो के एंड में कहा कि आज भी मैंडेट चोरी किया गया है, वो भी साबित हो चुका होगा। फिर वो एक टेम्पलेट बन जाएगा जो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल से फैसला आएगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, क्योंकि अब तक की जो कार्रवाई हुई है उससे यही लगता है कि यह बिसात तो उलटने वाली है। इस्लामाबाद की सीटें तो तहरीक इंसाफ को मिली ही मिली। जब यह सूरत हाल होगी कि एक तरफ आपकी धांधली भी साबित हो चुकी होगी, इवन दो कार्रवाई डालने लगे हैं जो पंजाब से रिलेटेड ट्रिब्यूनल है, तारड़ बिरादरान की खुफिया मुलाकातें जारी हैं। बहरहाल इमरान खान के अकाउंट से जिसने भी ये वीडियो पोस्ट किया वो सच्चा साबित हो गया। हर चीज़ सच्ची साबित होगी, तो आप केस क्या बनाएंगे? आप देखें, फातिमा जना का पोलिंग एजेंट जो अयूब खान के खिलाफ था वो तो हो गया गद्दार, और फातिमा जना को गद्दार कहने वाले हो गए मुहिबे वतन। क्या कौम ये बात तस्लीम करेगी? आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपको बताता हूं कि क्या गलती हुई है। जैसे आपने 65 की जंग में फरिश्ते उतार दिए थे मुतालिया पाकिस्तान में, ऐसे ही आपको कायदे आज़म और फातिमा जना को भी मुतालिया पाकिस्तान में गद्दार लिखना चाहिए था। फातिमा जना को आपने मादरे मिल्लत करार दिया, लेकिन फातिमा जना के साथ जो खड़े लोग थे, जो उनके पोलिंग एजेंट थे, जो उनके शाना बशाना लड़े मार्शल के खिलाफ, आपने उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। जब आप इमरान खान पे केस बनाएंगे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ना सिर्फ मुजीब गद्दार था बल्कि फातिमा जना भी गद्दार थी, क्योंकि वो तो उनका पोलिंग एजेंट था। तो ये जो डफर्स हैं जो धमकियां देते हैं, ये बूटों से सोचते हैं, लगता है इनकी खोपड़ी में कुछ नहीं है, वरना ये केस बनाना इनकी अपनी जाहिलियत का मुंह बोलता सबूत है। 1971 में आपने क्या किया, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी पड़ी हैं, भरी पड़ी है मीडिया, आलमी मीडिया, दुनिया की किताबें भरी पड़ी हैं। आप साबित ही नहीं कर सकते कि इमरान खान ने कुछ गलत कहा है। और अगर निचली किसी अदालत से आप सजा दिलवा भी दें, किसी हाई कोर्ट, इवन काजी की कोर्ट में भी यह सजा बरकरार नहीं रह सकेगी। अब करना क्या चाह रहे हैं? उल्टा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक में डिस्कस होगी, आपकी तजलील होगी, पता चलेगा कि रियासत ने क्या क्या मकरूह किरदार अदा किया। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं ताकि शायद गैरत जाग जाए। जिसको आप गद्दार कहते हैं वो आखिर तक क्या कहता रहा? आखिर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें औरतों की इज्जतें लूटी गईं, लोगों की टारगेट किलिंग की गई, कत्ल गारत की गई, बाजार गर्म किया गया जुल्म का। उससे चंद दिन पहले की तकरीर सुने शेख मुजीबुर रहमान की, वो क्या कह रहा है। मैं चाहता हूं पूरी कौम को पता चले कि आपने क्या किया। ये पढ़ें जरा, वो क्या कह रहा है, जो नीचे कमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि वो बंगला जुबान में बोल रहा है। ये जरा सुने। अपना जानें दोष की आमादेश आज के
আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি পাক শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনোদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সলা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান। जी नाजरीन इकराम, ऑपरेशन सर्च लाइट से चंद दिन पहले तक वो जिए बांग्ला और जिए पाकिस्तान के नारे लगा रहा था। वो सिर्फ कह रहा था मार्शल लॉ खत्म कर दो, 15 मार्च को असम्बली का इजलास बुला लो, मैं तुमसे बंगाल के लीडर के तौर पर नहीं मिल रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के लीडर के तौर पर मिल रहा हूं। दोनों बंगाल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान भाई भाई बन के रहेंगे, आप मार्शल लॉ खत्म करें, मैंडेट तस्लीम करें, यह बुनियादी बात वो कर रहा था। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह पिछले एक साल से 9 मई करके आप लोगों के घरों में घुस रहे हैं, ना औरत महफूज, ना बच्चा महफूज, ना बूढ़ा महफूज, मुझे बताएं अवाम के पास क्या ऑप्शन है? आपकी इस अनरिलेंटेड मैडनेस का जवाब अवाम कैसे देगी? इमरान खान पे जो आप मुकदमा बना रहे हैं, इमरान खान की 2011 में क्या राय थी, मैं आपको वो भी सुना देता हूं ताकि आपको पता चले कि इमरान खान कुछ भी नया नहीं कह रहे, बल्कि वो वही बात कर रहे हैं जो 15-20 साल से वो मुसलसल कहते आ रहे हैं कि हमें कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। और इसमें वो नुक्ता बड़ा बयान करते हैं कि फौज से ऑपरेशन करवाया गया, तब भी वो फर्द वाहिद की बात कर रहे थे, आज भी वो फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं कि उसने जब ये सब किया तो नीचे सारी खराबी हुई। ये जरा सुने कि 71 में जो हमने ऑपरेशन किया था वो गलत था। बिल्कुल गलत था। हमारी फौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप जब भी शहरों में, अब फौज का कसूर नहीं, आप फौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दें, एक बस्ती से गोली आती है वो सारी फौज उधर उनको उड़ा देती है। ये कभी भी नहीं हमें करना चाहिए, ये कभी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए थे। इतना बड़ा जुल्म हुआ उनसे और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहां लड़ते फिर रहे, मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूं कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन, मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। तो जब वो मुझे 3 साल के बाद ऑक्सफोर्ड में मिला, उसने मुझे बताया कि हुआ क्या वहां, कितनी कत्ले आम हुए, कैसे तो कितने लोग मारे गए। मशरकी पाकिस्तान में की वो हमें बलूचिस्तान में और फाटा में नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए पहले दिन से मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हूं, इनसे कभी कोई मसला हल नहीं होता। आज मुझे बताएं, हम कितनी देर, 7 साल हो गए मिलिट्री ऑपरेशन, क्या हुआ है? क्या हमने क्या आपको पा लिया है? 32,000 पाकिस्तानी मर चुका है। इससे कभी कोई ना बलूचिस्तान में फायदा हुआ। बलूचिस्तान में वो जो बचा, वो हकूक मांग रहे थे, वो आजादी मांग रहे हैं ऑपरेशन के बाद। जी नाज़रीन इकराम, यही बात इमरान खान पिछले 15-20 साल से मुसलसल कर रहे हैं। इमरान खान के साथ बांग्लादेश की अंडर 19 का जो प्लेयर था शफुल हक, वो प्रो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के साथ रहने का हामी था। जब इमरान खान को वो बांग्लादेश बनने के 2-3 साल बाद ऑक्सफोर्ड में मिला तो उसने कहा कि बहुत जुल्म हुआ है बांग्लादेशियों पर। तो लोगों ने आंखों देखा हाल बताया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहां पे बता रहे थे कि 13-13 साल की लड़कियां वहां पे प्रेग्नेंट हो गई थी।
آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ایک دن ہم سب نے مرنا ہے, ایک دن ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. یہ دنیا کی طاقت جاہ و جلال یہیں رہ جائے گا. ایک دن ہمیں حساب دینا ہے ان مظالم کا, اور جنہوں نے ظلم کیا ان سے بھی حساب ہوگا, اور جو اس ظلم کا دفاع کر رہے ہیں ان سے بھی حساب ہوگا. کم از کم میں اپنی حد تک, اگر میں کسی اپنی پچھلی گزشتہ سالوں کی ویڈیوز میں نے کہا ہو کہ بلوچی غدار ہیں, یا بنگلہ دیشیوں کے بارے میں کہا ہو کہ انہوں نے مکتی بہانی بنا کے بھارت کے ساتھ مل کے یہ سب کیا, میں آپ سب کو گواہی بنا کے معافی مانگتا ہوں. میں قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتا جو مظلوم کے خلاف تھے اور ظالم کا ساتھ دے رہے تھے. ایک پی ٹی وی تھا جو جھوٹ بول رہا تھا. اگلے دن جب بنگلہ دیش بن گیا, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے جو کہتے تھے کہ ہم قیامت تک لڑیں گے. کون کنٹرول کر رہا تھا؟ اس ٹائم کا ملٹری ڈکٹیٹر کنٹرول کر رہا تھا. اور فش راڈز فرام دا ٹاپ, اوپر ایک نشئی شرابی کبابی بندہ بیٹھا تھا جنرل رانیوں والا, تو نیچے سارے خراب ہو گئے تھے. ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں, فش راڈز فرام دا ٹاپ. ٹاپ پہ بیٹھا بندہ اچھا انسان آ جائے, سب نیچے ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں, یہ وہی قوم ہے جسے چوری چکاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی قوم ہے جو رشوت لینا بھی اور دینا بھی چاہتی ہے. یہ قوم ہر قسم کا فراڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن ایک لیڈر قوم کو ملا تو نیچے تک سب میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے, اس ملک میں رشوت ختم ہونی چاہیے, ڈاکہ ختم ہونا چاہیے, کرپشن ختم ہونی چاہیے. کیوں؟ دا فش راڈز فرام دا ٹاپ. اوپر گھٹیا بندہ ہوگا, نیچے سب گھٹیا ہو جائیں گے. اوپر اچھا بندہ ہوگا, نیچے سب اچھے ہو جائیں گے. یہ قانون قدرت ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے. وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, گنوار لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے تو کیسے کندن بن گئے. بڑی بڑی سپر طاقتوں پر انہوں نے پھر حکمرانی کی, انہیں زیر کیا. تو اوپر کے بندے سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس لیے عمران خان بھی بار بار فرد واحد کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں سوچنا ہوگا اور ایک بڑی تبدیلی ٹاپ سے لانا ہوگی, تب یہ پاکستان سدھرے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.